चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है। लालू यादव के लिए 5 बरस की सजा का ऐलान हुआ है और सीबीआई की खुसूसी अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई है और साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। लालू के वकील ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे। 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपया जुर्माना। आर्गुमेंट में कुछ रिलैक्सेशन की मांग की थी। देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था, तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तो इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर के इंफाल में अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा और अवाम से कहा कि वो पीएम मोदी से रोजगार, किसानों के मसाइल, ताजिरों की परेशानी, नोटबंदी और जीएसटी जैसे मसाइल पर सवाल करें। नरेंद्र मोदी जी 2014 में बहुत वायदे करते थे, जहां भी जाते थे कहीं कहते थे 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में रोजगार दूंगा, कहते थे 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, कहते थे कि किसानों की जिंदगी बदल दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब जब नरेंद्र मोदी आते हैं, कल आएंगे, तो वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए देने की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी की बात क्यों नहीं करते? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? गलत जीएसटी की बात क्यों नहीं करते? जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ 3 कानून जो उन्होंने लागू किए, उसकी बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहते कि नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, जो कोविड के समय उनका रिएक्शन था, उसके कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कहते कि आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, एक तरफ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, दूसरी तरफ नोटबंदी करेंगे। नोटबंदी क्यों की? गलत जीएसटी क्यों लागू की? 2-3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के हवाले से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास 0 सीट आएगी। गांधी और कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं इस चुनाव में? उन्होंने आकर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो आप कांग्रेस को इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं? उनका 6% वोट शेयर था इस बार। एक बड़े राज्य में चुनाव अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, वो कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट आई? ये सब मैं नहीं कहता, मैं एक इंगित करता हूँ कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। उनके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने तंज कसा और प्रियंका जी उनके साथ थी, कहा कि किसी भैया को हम यहाँ नहीं आने देंगे सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस की आदत है जी, हर जगह अलग अलग बात करना, मगर मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का स्टेटमेंट स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। पूरा एक देश है, जिसको गुजरात आना है वो गुजरात आ सकता है, यूपी आना है वो यूपी आ सकता है, रोजी रोटी के लिए, अपने कैरियर के लिए जिसको पंजाब जाना है वो पंजाब जा सकता है। मैं इसको नहीं घुसने दूंगा, मुझे इसको नहीं घुसने दूंगा, और इसके आधार पर चुनाव की राजनीति करना, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं मानता। और प्रियंका की जी स्वयं मंच पर थी और आनंद व्यक्त कर रही थी।
और यूपी में जाकर वो कह रही है कि हम यूपी के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैंने तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन 2 दिन में देखा ही नहीं। दूसरे दिन यूपी में जाकर कहती है हम तो यूपी का गौरव बढ़ाने आए। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि मजहब और जात पात को मौजू बनाकर इंतखाबात लड़े जा रहे हैं। हालांकि इंतखाबात से कबल बुनियादी मसाइल को उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। राजनीतिक दल है वो एक ही बिसात पर खेल के धर्म की बात, जाति की बात कर रहे हैं। कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है, कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, भर्तियों की कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरी पार्टी शुरू से यही कह रही है कि ये चुनाव इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए। जो आपके मुद्दे हैं उनके बारे में चुनाव होना चाहिए। इनका समाधान कैसे होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, यही बातें होनी चाहिए। इसी के लिए हमने 3 सालों से संघर्ष भी किया है। जहाँ जहाँ समस्या आई, जहाँ जहाँ दुख हुआ, पीड़ा हुई, अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सब सड़क पे उतरे। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने आवाज़ उठाई, चाहे वो स्टूडेंट्स की परीक्षाओं का हो मामला, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, और फिर चाहे जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ अत्याचार हुए। तो हमने ये 3 सालों के लिए काम किया है। तो ऑब्वियसली अब चुनाव आ रहा है तो हमारा पूरा फोकस चुनाव पे है, लेकिन हमारा आधार जो है वही है कि देखिए ये जो मुद्दे हैं यही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर इसको 2022 को एक तरह से सेमीफाइनल्स के रूप में 2024 का देख रहे हैं, बार ये तो विपक्ष आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। अच्छा, अगर मीडिया चलिए मीडिया, क्योंकि मीडिया का अपना वो होता है, लेकिन कोई चुनाव सेमीफाइनल नहीं होता, कोई चुनाव ऐसा सेमीफाइनल नहीं होता, सब चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। पर क्या इसे आप मानती हैं कि से लड़ने चाहिए सारे कांग्रेस की जो यूपी स्टोरी है, जिस यूपी स्टोरी के बारे में आप एक एस्पायर कर रही होंगी, उस यूपी स्टोरी 2024 के संदर्भ में यूपी का ये 2022 इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक आगे रास्ता निकलता है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस की यूपी स्टोरी क्या है। कांग्रेस 30 साल में पहली बार 400 सीटों पे लड़ रही है। कांग्रेस ने 3 सालों से खूब संघर्ष किया है। कांग्रेस का यहाँ पे संगठन बहुत दुर्बल था, उसको पिछले 3 सालों में खूब बनाने की पूरा प्रयास रहा है और बहुत हद तक वो बन भी चुका है। आज अगर आप किसी भी गांव में जाएं, आपको कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं वहाँ पे दिखेगा। दमनकारी सरकारें हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत का मतलब है कि आप बाहर निकलें, आप आएँ, लोगों के बीच आएँ, उनकी संघर्षों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे कांग्रेस उभरे, चाहे कोई और उभरे, आप अपनी राजनीति को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। Thank you for talking, giving time to News 18. It's a long one. Thank you. उत्तर प्रदेश में 3 मरहले के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। अब सभी की तवज्जो 23 फरवरी को होने वाले चौथे मरहले पर है। चौथे मरहले में 9 जिलों की 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। लिहाजा सभी जमातें वोटरों को राग़िब करने की जीतोड़ कोशिशें कर रही हैं। बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एमआईएम समेत दीगर जमातों के कद्दावर लीडरान ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की जुगत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने सीएए मुखालिफ मुजाहिरीन से रकम वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि अदालत के फैसले ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जालिमाना कार्रवाइयों का पर्दाफाश कर दिया है। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत के मौके पर उन्होंने ये बात कही। देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया और वो भी इस वक्त किया। हम इसको इसका खैर मकदम करते हैं, इसका इस्तक़बाल करते हैं कि एक जुल्म और तशद्दुद यूपी गवर्नमेंट का और खुलकर सामने आया, उन लोगों के सामने भी आ गया जिनके सामने शायद अब तक नहीं आया, उनके सामने भी आ गया। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अगर आप वर्ड्स देखें, उनके अल्फाज, उनकी लैंग्वेज, मेरी बराह रास्त गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से जो उस केस में प्लीड कर रहे थे उनसे हुई, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं पिछले 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतना फटकारते हुए किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देखा। उन्होंने काउंसिल को मुखातिब करके बहुत सख्त जुमले कहे और ये बात कह देना कि अगर आपने वापस न लिए तो फिर हम खुद एक्शन लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है।
उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, 4 मरहले अभी बाकी हैं। इस बीच बीजेपी और आरएसएस के अफराद की तारीफ करने और उनकी बिलवास्ता हिमायत पर मबनी बयान जारी करने पर मौलाना कल्बे जव्वाद की मजम्मत की जा रही है। उलमा और दानिशवरों ने मौलाना कल्बे जव्वाद के बयान को ज़ाती मफाद पर मबनी करार दिया है और वोटरों से अपील की कि इस अंदाज के बयानात का असर न लें। इस आदमी ने अपना किरदार बेच दिया और कौम का सौदा कर लिया और कौम के लिए जालिम हुकूमत की पार्टी के लिए उसके हक में वोट मांगने लगे। लिहाजा मेरी आपसे यही अपील है कि आप ज़मीर की आवाज़ पर आप उसे वोट दें जो मजलूम करबला के मातम का साथी हो। अभी मौलाना कल्बे जवाद साहब का जो एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने इलेक्शन से 2 दिन पहले एक पार्टी के लिए कहा है कि इसको वोट दें, और इसलिए दें क्योंकि उस पार्टी ने उनके लिए किया है। वो बार बार कह रहे हैं उन्होंने सारे इस्लाम को और सारे हज़रत अली, इमाम हुसैन सब की टीचिंग को लाके शिया वक्फ बोर्ड पे समेट दिया है कि उनके हक में जिसने काम किया है उसको शिया कम्युनिटी वोट दे। मौलाना, शिया कम्युनिटी इतनी ब्रेनलेस नहीं है क्योंकि हम हुसैनी हैं, हुसैन की बात को फॉलो करते हैं, और आप नाम हुसैन लेकर मिंबर रसूल पे बैठकर कैसी बात करेंगे? अब आप कैसे इमाम हुसैन की अदल की बात करेंगे? कैसे हज़रत अली की अदल की बात करेंगे? कैसे इंसानियत की बात करेंगे जब आप सिर्फ अपने ही फ़ायदे, अपनी ही मफाद के लिए की बात कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? मुझे लगता है कि शिया कम्युनिटी, जितना मैं जानती हूँ, कभी भी इनकी बताई हुई इस बात को नहीं मानेगी। और हर फ़िरक़े के मुसलमान और दीगर अक़वाम से गुजारिश करता हूँ कि जो इलेक्शन के फेजेस आने वाले हैं उसमें अपनी मर्ज़ी से सोच समझ कर वोट दें, किसी के कहने में ना आए। चाहे कोई धर्मगुरु कहे, चाहे मैं कहूँ, चाहे कोई मुल्ला कहे, कोई मौलवी कहे, वोट देने का अधिकार आपका है, वोट देने का हक आपका है। आप अपनी मर्जी से फैसला कीजिए, 5 साल के कामकाज को देखिए। दिसंबर 2019 में सीएए और एनआरसी मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के बाद कार्रवाई के नाम पर जहां पुलिस ने बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, वहीं सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के नाम पर यूपी हुकूमत ने सैकड़ों अफराद के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिकवरी को खत्म करते हुए वसूली की गई रकम को वापस किए जाने का हुक्म जारी करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मेरठ में भी 51 मुलजमीन के खिलाफ 28,27,000 रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया था। मामले में मुलजिम बनाए गए अफराद का कहना है कि पुलिस और हुकूमत के जानिबदाराना रवैये की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा था। कोर्ट के फैसले ने इस हकीकत को साबित कर दिया है। बहुत परेशानी हो रही है सर। मेरे 2 बेटी हैं और कोई ना मेरा बेटा है कमाने वाला। मैं खुद ही अपने घर का देखभाल करने वाला हूं। अब बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। कभी भी पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं। अभी पीछे 4 पुलिस वाले आके खड़े हो गए, जी तुम्हारे पास ये नोटिस है, ये नोटिस है। कोई थाने में हमारा कैसे ही भी आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी थाने में कोई तू मैं का भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अगर फैसला लिया है तो बहुत अच्छा फैसला लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं और हमारे हक में फैसला हुआ है ये, क्योंकि हम सच थे। सच्चाई की अल्लाह के यहाँ सुनाई होती है और इसका अल्लाह ताला ने हमारे लिए फैसला करा है। हमारे आया था जी करीब 88,000 रुपये का नोटिस था। वो बता रहे थे कि इसमें 7-8 लोग हैं जो सबसे लिया जाएगा ये पैसा जी। वो टोटल कितना था? वो 11 लाख के करीब था जी। और बहुत लोगों के फर्जी नाम है, बहुत अनगिनत लोगों के नाम फर्जी हैं जी। मुकदमे वापस लेने चाहिए, जो फर्जी मुकदमे किए हैं उन्हें वापस लेने चाहिए जी। इन सब बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को इलीगल मानते हुए खारिज किया। ये नज़ीर बनेगी क्योंकि इस सरकार ने बहुत सारे काम असंवैधानिक रूप से किए हैं, संविधान को ताक पर रख के किए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट हमारी संरक्षक है, संविधान की संरक्षक है। संविधान की रक्षा कोर्ट को ही करनी है और कोर्ट अपने उस दायित्व को बाखूबी अच्छी तरह निभा रही है। हमारा कहना ये है कि हम लोग हालांकि जमीयत उलमा की तरफ से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं और हमने यहाँ शहर के अंदर भी जमीयत उलमा ही की तरफ से हमारे रियासत अली एडवोकेट उसकी पैरवी कर रहे थे। जैसा कि हमको पता चला है कि इसमें जितने भी लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें ज़्यादातर बेकसूर हैं और कुछ इलाके के मुखबिर जो हैं उनको जो ज़ाती रंजिशें थीं उन्होंने अपने ज़ाती रंजिशों के बिना पर लोगों के नाम लिखवा दिए
और उसके बाद जो है ये लोग सख्त परेशान रहे और इनकी दिक्कत हुई। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला आया है और जिसमें उन्होंने हुकूमत उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात को कहा गया है कि जिन लोगों को संपत्ति इससे मुताल्लिक जो मुकदमात हैं या रिकवरियाँ हैं उनको वापस लिया है, मैं समझता हूँ ये बहुत काबिल तारीफ बात है, ये बहुत अच्छी बात है। कोरोना की इस वबा के दौरान न जाने कितने घरों के चूल्हे बंद हो गए और कितने ही लोग बेघर हो गए और कुछ खानदानों की जिंदगी अब थोड़ी बेहतर है। इस बीच वर्ल्ड टॉयलेट का कॉलेज की एक खास मुहिम जहां उन्होंने सफाई मुलाजमीन की मदद का जिम्मा उठाया है। विवेक जैसे कितने ही सफाई मुलाजमीन हैं जो आज इस मुहिम की वजह से इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मिशन पानी की देखिए एक रिपोर्ट। लॉकडाउन समय ऐसा आया कि उसने हर इंसान को निचोड़ कर रख दिया। मेरे सामने ऐसे काम आ गए जो मैंने कभी ज़िंदगी में किए नहीं थे, जो कि सफाई को लेकर थे। अब सफाई को लेकर काम तो किया, मेहनत भी की, पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तूने साफ़ सुथरा रहना, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ कोई चोट पीट लग जाए कि तुम्हें कोई दवाई दिलवा दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। ना किसी ने कोई आज तक कोई ड्रेस दी, ना जूते दिए। इस काम से निकलकर मेरी मुलाकात राशिद अंसारी से हुई, जिससे मैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से जुड़ा। विकास जब यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे तब वो कोविड के बाद बिल्कुल बेकार हो चुके थे, उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था, वो सैनिटेशन के काम से जुड़े हुए थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे फैमिली में भी सब जॉब करते हैं, लेकिन कोविड का जो दौर आया उस समय मैं नौकरी से बिल्कुल बेकार हो गया और मुझे उस समय गटर में उतर के भी काम करना पड़ा, इससे मुझे पैसे मिल सके, मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तो बोले सर मुझे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला है, अगर कोई मेरे लिए बेहतर विकल्प है यहाँ पे जॉब का तो प्लीज़ आप मुझे इसके लिए बताइएगा, कांटेक्ट करिएगा। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। हमने उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया, तैयार किया और हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट जो इस प्रोग्राम में पार्टनर है, आज वो व्यक्ति एक वार्ड का सुपरवाइज़र है, सारी सफाई का काम देखता है। आज उसको म्यूनिसिपल काउंसिलर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सब उसको जानते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सम्मान की बात है। तो मुझे ये बात है कि अच्छी लगी कि हम हाउस कीपिंग के अलावा भी और भी ऐसे सेक्टर सैनिटेशन में खुल रहे हैं उनके लिए, जहाँ पे अपने आप को ले जाके एक बेहतर विकल्प पा सकते हैं जॉब का। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किए गए सवाल का भी जवाब दिया। इस चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा उठ गया। आप लोगों ने उत्तराखंड के चुनाव के 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो क्या आपकी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड नई सरकार जो बनने वाली है इसकी घोषणा में इसको शामिल किया है। अंत में जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में ये हमारी सरकार बनने के बाद हम इसको करेंगे। पर ये देश भर में लागू होगा? वो बहुत व्यापक चर्चा करनी पड़ती है, करेंगे सबसे चर्चा। पर ये शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत। मगरबी बंगाल में भी एक नौजवान अनीस खान के मुबैना कत्ल पर हंगामा बरपा है। इंडिया सेकुलर फ्रंट के कारकुन अनीस के कत्ल के खिलाफ तलबा यूनियनों का एहतजाज जारी है। एहतजाजी तलबा अनीस के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अनीस खान का इल्ज़ाम है कि 4 अफराद जुमे की रात घर पर आए थे, उनमें से एक पुलिस की वर्दी में था। अहले खाना का दावा है कि ये लोग अनीस को एक पुराने केस में गिरफ्तार करने आए थे। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि 4 अफराद ने अनीस को 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया। शिमोगा बजरंग दल कारकुन कत्ल मामले में एक शख्स से पूछताछ जारी है। रियासती वज़ीर दाखिला रगा ज्ञानेंद्र ने कहा कि कसूरवार को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कर्नाटक के शिमोगा में के नौजवान के मुबैना कत्ल के बाद माहौल कशीदा हो गया है। बजरंग दल कारकुन के मुबैना कत्ल से कशीदगी में इजाफा हो गया। मकतूल की शनाख्त हर्षा की हैसियत से हुई है। बीती शाम हर्षा पर चंद नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हर्षा को अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कत्ल के वाक़े के बाद शिमोगा में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। शिमोगा में आज 1ली से 10वीं जमात के सभी स्कूल बंद हैं।
कर्नाटक के शिमोगा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शिमोगा के मकामी लोगों के मुताबिक मुस्लिम इलाके में बजरंग दल के गुंडों ने रात भर हंगामा किया और कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। इसके अलावा अवामी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। मकामी लोगों के मुताबिक पुलिस से रात भर राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन बजरंग दल के गुंडों के जाने के बाद पुलिस जाए वारदात पर पहुंची। लोगों ने हुकूमत पर दोहरे मयार अपनाने का इल्जाम लगाया है और कहा कि हुकूमत इस हालात के लिए खुद जिम्मेदार है। 200-300 आदमी आकर अंदर आकर 300 आदमी जय श्री राम बोल को पूरा हमारे झंडे का ये मकान सब भी जला को, ताबूत सब भी जला को, पूरा गाड़ियाँ पूरा क्या है पूरा जला को, सब भी अंदर से भी घुस को, दरवाजा खिड़कियां से भी बुकरी बना को चलेगी। 2 टाटा एसी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ियाँ, 2 टाटा एसी, घरा के ऊपर से भी चढ़ को, पत्थर से भी मारी, बड़े बड़े पत्थर, लांग जय श्री राम कर को बोल को लांग मच में सभी पूरे घरा पूरा खिड़कियां पूरे फोड़ को डाली। ये देखो ये सारा सिगेटी में हो गया है, सो पता नहीं हमारी कोई गलती नहीं थी। हम भी ऐसे ही कुछ हुआ है बोल के घर के बाहर आके देखे थे हम लोग कि क्या हुआ है बोल के। हम आए थे बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, फिर हम अंदर चले गए गलाटा होता है बोल के, बट हमें पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है बोल के। फिर अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं, यहाँ पे देखो ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत ज़्यादा दरवाज़ा ज़्यादा स्ट्रांग था इसलिए बचे हैं। हम लेडीज़ हैं, हम घर के बाहर भी आते नहीं हैं ज़्यादा। हम हुआ हमारा काम हुआ, बट हमारी गाड़ी उठा के लॉक करे हुए गेट खोल के उठा के पूरी गाड़ी ऐसे आप एक बार। और इस मामले में साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी का क्या कहना, ये सुनते हैं। BJP, I think instead of showing pity on them, they can enjoy now. They achieved to destabilize the peace of this state, according to me. Both Congress and BJP, they want this kind of incidents. Government also, it is not, their interest also not interested to solve the problem. They also wanted to raise this issue. They simply keep quiet because of that government inaction at the proper time. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।